हेलो स्टूडेंट्स। तो भारतीय आर्थिक विकास 1991 में सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में। तो उसमें निजीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा दोनों को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखी। क्योंकि पहले क्या था ना, पहले सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। सार्वजनिक क्षेत्र को जो है सर्वोपरि रखा गया था भारतीय सरकार के द्वारा 1956 की जो अधिनियम थी उसके अंतर्गत। ठीक है। तो भारत में जो निजी क्षेत्र थे वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड हो गए थे, उनको जो है सेकेंडरी सेक्टर में रखा गया था। उसको उनका उतना ज़्यादा उनको प्रोत्साहित नहीं किया। लेकिन 1980 तक आते जाते 80 के दशक में ये पता चला कि जब तक निजी क्षेत्र हो, क्योंकि हमारे विश्व में के बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर केवल और केवल निजी क्षेत्र ही आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है और वो विकसित हुए हैं। उनका डेवलपमेंट भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे पड़ोसी देश चाइना ने भी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट कर लिया था, हमसे आगे थे। क्योंकि उन्होंने 1976 में जाके 78 के आसपास उन्होंने अपनी जो है भारतीय अपनी जो है सॉरी अपनी आर्थिक विकास में जो है सुधार करना शुरू कर दिया। इन सब चीज़ों को देखते हुए 1991 में भारतीय आर्थिक जो है स्थिति का सुधार होना शुरू किया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लागू हुआ, जिसमें निजीकरण सबसे महत्वपूर्ण स्टेप पे था। निजीकरण क्या होता है? निजीकरण का मतलब होता है सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र के हाथों सौंपना। मतलब पहले सार्वजनिक थे, जितनी पब्लिक कंपनीज थी, पीओसीज थी, ठीक है ना, जो सरकार के अधीन सरकारी जो है संस्थाओं के अधीन काम करता था। उन उसमें से कुछ ऐसी सरकारी संस्थाएं थी, ऐसी सरकारी कंपनियां थी जो कि सरकार के लिए केवल भार स्वरूप था। भार स्वरूप का मतलब क्या था? केवल बर्डन था कि सरकार ने कंपनी बनाया तो कंपनी की झेल रही, क्योंकि ना वो अपनी प्रोडक्टिविटी ले पा रहे हैं, ना ही वो प्रॉफिट दे पा रहे हैं। उनकी काम जो लोगों की सैलरी है, उनका जो एक्सपेंस इतना ज़्यादा है, तो केवल बर्डन साबित हो रहा था। तो ये तय किया गया कि ऐसी फैक्ट्रियों को, ऐसी कंपनियों को जिसमें उत्पादकता नहीं है, जिसका भार ज़्यादा हो रहा है सरकारी बजट के ऊपर, उन सबको जो है कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र के हाथों दे दिया जाए और निजी क्षेत्र को स्वतंत्र कर दिया जाए, ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपनी गतिविधियों को पूरा कर सके। तो ऐसे में निजीकरण का मतलब होता है सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों के स्वामित्व का निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप देना। मतलब निजीकरण के मतलब क्या होता है? निजीकरण का मतलब होता है निजी व्यक्तियों के निजी स्वामित्व को बढ़ावा देना। भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिविधियों में जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, निजी क्षेत्र की भूमिका को वृद्धि करना ही निजीकरण होता है। पहले सार्वजनिक क्षेत्र का था, अब न्यू 1991 की जो पॉलिसी थी उसमें निजी क्षेत्र की भूमिका को अग्रणी किया गया। क्योंकि निजी क्षेत्र जो होता है लाभ के लिए काम करता है, उत्पादकता भी काम करता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को लगा कि नहीं, उत्पादकता पे काम करना जरूरी है। तो निजीकरण की जो विशेषताएं हैं उसको हम बात सकते हैं। सबसे नंबर 1, निजीकरण में क्या होता है ना, स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। मतलब क्या होता है? जो सरकारी स्वामित्व है, जो सार्वजनिक स्वामित्व है, उसको निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, सरकारी हस्तक्षेप आर्थिक गतिविधियों में। जहां पहले सरकारी हस्तक्षेप, सरकार डिसाइड करती थी क्या प्रोडक्शन किया जाए, क्या किया जाए, कहाँ फैक्ट्री, अब उन सब में सरकारी हस्तक्षेप को हटा लिया गया, सरकारी हस्तक्षेप को कम कर दिया गया, ताकि निजी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आर्थिक गतिविधियों को कर सके। और नंबर 3, आर्थिक लोकतंत्र। मतलब पहले निजी क्षेत्र को लाइसेंस लेना पड़ेगा अपनी प्रोडक्टिविटी लिए, नई फैक्ट्री लगाने के लिए, वो सार्वजनिक क्षेत्र के जो है क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकती। इन सब चीज़ों में बंदिशें थी, उन बंदिशों को हटा दिया गया। तो आर्थिक लोकतंत्र मतलब क्या होता है? कोई भी निजी व्यक्ति अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके लिए कोई विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, सरकार ने ओपन कर दिया। ये 3 महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। इसके अलावा हम बात करेंगे निजीकरण के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए। सरकार जो कदम था निजीकरण के लिए, उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहला, ऐसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का प्रबंध या नियंत्रण, या तो पूरे के पूरे कंपनी को, या कंपनी के मैनेजमेंट को, या भी कंपनी के कंट्रोल को, जो सरकारी संचालन के रूप में किया जा रहा था और उत्पादकता नहीं थी, उनको निजी क्षेत्र में सौंपा गया, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रीयकरण किया गया। जिन कंपनियों को सरकारी निजी था, निजी से सरकारी में शामिल किया, उनको पुनः जो है निजी कर दिया गया। इसको राष्ट्रीयकरण के नाम से जाना जाता है, यानी कि सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों में कन्वर्ट किया जाना। नंबर 3,
सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर रोक लगा दिया गया। अब सरकार ने तय किया हम किसी भी नई सरकारी उपक्रमों के विकास नहीं करेंगे, नए उपक्रमों की स्थापना नहीं करेंगे। जो भी उपक्रम स्थापना होंगे वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत ही होंगे। नंबर 4, निजी क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी गई जो अब तक केवल सार्वजनिक क्षेत्र में, क्योंकि 1956 में क्या किया गया था, उत्पादक क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला क्षेत्र जो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर में होंगे, नंबर 2 सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर काम करेंगे, और नंबर सी रखा गया था जो निजी क्षेत्र। तो अब जो ए में रिजर्व रखा गया था उसको भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। उद्देश्य क्या था इसका, प्रमुख निजीकरण के उद्देश्य क्या फायदा। नंबर 1, देश की संसाधनों का उचित विनियोजन, क्योंकि जो निजी क्षेत्र होना उसका एक ही मकसद होता है लाभ कमाना, और लाभ कमाने के लिए उत्पादकता में वृद्धि होगी, और उत्पादकता में वृद्धि तभी होगी जब वो कुशलता पूर्वक कार्य करेंगे और अपने संसाधनों का उचित जो है प्रयोग करेंगे, तभी हो पाएगा। ऐसे में निजीकरण से संसाधनों का उचित विनियोजन होता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि निजी क्षेत्र उत्पादकता में वृद्धि करने के लेटेस्ट टेक्निक का प्रसार करते हैं। उनको चाहिए ज़्यादा उत्पादकता, चाहे उसके लिए कितना पैसा लगाना पड़े, कौन सी तकनीक अपना पड़े, नई मशीन चाहिए, आधुनिक चीज़ें चाहिए, वो सब होता है। अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है क्योंकि कई सारे फैक्ट्रियां लगती है, कई सारे उपक्रम आ जाते हैं, सब आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे। और सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाना पहले सरकार को करना पड़ता था, अब निजी क्षेत्र अपने सोर्स से करती है, तो ये सब आसान हो गया था निजीकरण के प्रमुख। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र में या उत्पादक क्षेत्र में प्रबंधकीय योग्यता का दर्ज, क्योंकि पहले सरकारी क्षेत्र में सरकार जो है सरकारी स्टाफ को चुन के, वो कुशल भी हो सकते थे, कुशल होने के बावजूद काम करना नहीं चाहते थे, या फिर अकुशल लोग लग जाते थे सोर्स का यूज़ करके। किसी राजनेता का भाई, राजनेता का बेटा, कंपनी उसको सौंप दिया गया, उसको कंपनी का प्रबंधक, उसको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता पर भी बैठ जाते थे। ऐसे में योग्यता ना होने पर भी उसको चलाना, ऐसे में कंपनी गिरने लगी। अब निजी क्षेत्र में क्या होता है ना, योग्य व्यक्ति को ही संचालन का अधिकार मिलता है, तो प्रबंधकीय योग्यता और दक्षता में वृद्धि होनी। निजी क्षेत्र की उत्पादन क्रिया को सार्वजनिक क्षेत्र में समन्वित किया गया। नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना और उसको तेजी से आगे बढ़ाना, और सबसे इंपॉर्टेंट बाह्य ऋणों के भार को घटाना, क्योंकि सरकार निजी सार्वजनिक क्षेत्र में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए बाहर ऋण लेना पड़ता था, अब वो सब लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। अब निजीकरण के अंतर्गत क्या किया गया, 2 प्रकार के उपाय किए गए, एक स्वामित्व संबंधी उपाय और दूसरा होता है संगठनात्मक उपाय, 2 प्रकार के। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामित्व संबंधी उपाय में क्या किया गया। स्वामित्व में क्या, सरकार ने अपनी स्वामित्व को यानी कि मालिकाना हक को निजी क्षेत्र में सौंप दिया। जैसे नंबर 1, पूर्ण विराष्ट्रीयकरण। सार्वजनिक क्षेत्र की स्वामित्व को पूरी तरीके से, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनको 100%, जैसे आईसीआई कंपनी है, एचडीएफसी पहले गवर्नमेंट कंपनी हुआ करती थी, अब उसको पूरी तरीके से निजी क्षेत्र में 100% हस्तांतरण ट्रांसफर कर दिया गया। नंबर टू में क्या किया, जो भी गवर्नमेंट कंपनी थी उसका कुछ हिस्सा जो है प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया, और सरकार और निजी दोनों मिलकर उस सेक्टर को चलाने लगे, जिसको जॉइंट वेंचर के नाम से जाना जाता है, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर चलाते हैं। ठीक है, अब संगठनात्मक उपाय में क्या किया, नियंत्रक कंपनी। इसके अंतर्गत ढांचे का इस प्रकार विकास किया जाता है कि सरकार अपने नियंत्रण के हस्तक्षेप उच्च स्तर के निर्णयों तक सीमित कर देती है। मतलब मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है, उसके नीचे क्रियात्मक, संगठनात्मक सभी प्रकार के निर्णय जो है निजी क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े डिसीजन लेना है वो सरकार के, बाकी सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर के हाथों छुपा जाता है। इसको नियंत्रक कंपनी, होल्डिंग कंपनी। ठीक है, सब काम वाम सब प्राइवेट सेक्टर करना होता है। फिर पट्टे पे देना, सरकार क्या करती है, अपने कुछ सार्वजनिक क्षेत्र को, अपने उपक्रमों को जो वो नहीं चला पा रही है या फिर दिमाग को वो बेचना भी नहीं चाहती, तो ऐसे को प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दिया जाता है, कुछ सालों के लिए, कुछ समय तक के लिए, कुछ वक्त के लिए दे दिया जाता है कि आप इस सेक्टर को ऑपरेट करो। और नेक्स्ट है विनिवेश। सरकारी उपक्रमों के प्रतिभूतियों या फिर शेयरों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना। जैसे अभी हाल ही में एलआईसी के यानी कि जीवन बीमा निगम के शेयर को ओपन मार्केट में बेचा गया। ऐसी बहुत सारी सेल है, ऐसे आईएल सेल के शेयरों को बेचा गया है, एनटीपीसी के शेयरों को बेचा। इसमें क्या था, केवल शेयर बिकता है,
पहले सरकार के हाथ में होता, फिर शेयर पब्लिक सेक्टर में बेच दिया जाता है, और ऐसे वहाँ पर धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ने लगती है। इसको विनिवेश किया जाता कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया निजी क्षेत्र के बारे में। अब भारत में निजीकरण की व्यवस्था कैसे शुरू हुई, इनके बारे में भारत में निजीकरण की व्यवस्था नई आर्थिक नीति 1991 के द्वारा लागू हुई, और ये नीति लागू किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उस समय 1991 तत्कालिक वित्त मंत्री थे, और प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। उन्होंने देखा भारतीय आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, अब सुधार की आवश्यकता है, तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ही आर्थिक सुधारों को लागू किया गया, उनके वित्त मंत्री रहते हुए। अब निजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे काम किए गए, जैसे नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम लाए गए, जिसमें एलपीजी व्यवस्था है, बढ़ता ऋण भार को कम किया जाने का, विदेशी कंपनियों का आगमन भारत में हुआ, निवेश व विदेशी निवेश, भारतीय उद्योगों को प्रतियोगी बनाया गया, क्योंकि पहले भारतीय उद्योग में केवल सरकार ने निर्णय लिया, अब जो है कंपटीशन आ गया, उत्पादक कुशलता में वृद्धि हुई। ये सभी निजीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारण थे, जिसमें नंबर 1 है भारत में निजीकरण की सरकारी नीति। सरकार ने सार्वजनिक उद्योगों की संख्या में कमी करके निजी क्षेत्र को विकसित किया गया। पहले सार्वजनिक क्षेत्र में 17 क्षेत्र थे, 17 से कम करके उसको 7 किया गया, 7 से कम करके 5 किया गया, फिर 5 से कम करके 3 किया गया। अब केवल 2 ही सेक्टर है जो सरकार के अधीन होते हैं, रिजर्व है, जिसमें कोई क्षेत्र काम नहीं कर सकता केवल सरकार के अलावा, और बाकी सब खोल दिए गए। अब कौन कौन है सरकार के अधीन, एक है एटॉमिक पावर और दूसरा है रेलवे, यही 2 सरकार के अधीन है, बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक लाइसेंस में परित्याग किया गया, मतलब सरकार ने क्या किया, पहले क्या करना पड़ता था, कोई भी काम करते थे आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी। आपको कोई भी प्रोडक्शन करना है या इंक्रीज करना है तो लाइसेंस लेना पड़ता था। बाद में इस लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को हटाया गया, और केवल 5 चीज़ों पर ऐसे जिस पे लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे विस्फोटक सामग्री हो गया, अल्कोहल हो गया, सिगरेट की हो गए, ठीक है ना, दूसरे ज्वलनशील पदार्थ हो गए, केमिकल्स वगैरह हो गए, रक्षा उद्योग के संबंधित हो गए, डिफेंस वगैरह, ये सब चीज़ों पे लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मेडिकल खोलेंगे तो लाइसेंस चाहिए, खाद की दवाइयाँ खोलेंगे तो लाइसेंस चाहिए, बंदूक की दुकान खोलेंगे लाइसेंस, ये कुछ चीज़ें जो लोगों की जीवन से जुड़ा हुआ उस पर लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। वरना दूसरे कपड़े की दुकान खोलिए, फैक्ट्री लगाइए, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। खाने पीने की दुकानें खोलिए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। शेयरों का विनिवेश किया गया, सरकारी कंपनियों के शेयरों को प्राइवेट सेक्टर में बेचा गया। बड़े औद्योगिक घरानों पर से विनियोग नियंत्रण की समाप्ति कर दी कि नहीं, आप आपके ऊपर कोई भी जो है कंट्रोल नहीं आएगा, आप फ्री होके काम कर सकते हो। समझौता ज्ञापन लागू किया गया, मतलब समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सरकारी नियंत्रण को कम किया गया। निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाया गया, जैसे बीमा, विद्युत, ईंधन, परिवहन, संचार आदि में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया गया कि नहीं, इस क्षेत्र में अब आप भी काम करो। अब बात है निजीकरण पर क्या लाभ, निजीकरण के क्या लाभ हो सकते हैं। निजीकरण तो किया गया, अब क्या लाभ हुआ, सबसे पहला लाभ हुआ बेहतर प्रदर्शन। निजीकरण होने के बाद, क्योंकि निजीकरण का एक ही उद्देश्य होता है, निजी उद्योग का एक ही उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए उत्पादकता बढ़ानी पड़ती है, और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुशलता बढ़ानी पड़ेगी। इसका पहले क्या होती थी, जो कंपनियां थी राजनीति से प्रेरित हुआ करती थी। अब लाभ होने के बजाय जो है स्वहित देखा जाता था, लेकिन अब जो है निजीकरण से स्वहित की जगह किसको देखा जाता है, लाभ को देखा जाता है, सार्वजनिक लाभ देखा जाता है, कंपनी के लाभ को देखा जाता है। ऐसे में उनका प्रोत्साहन और प्रदर्शन बेहतर होता है। बेहतर ग्राहक सेवा, क्योंकि लोगों के बीच में अपने माल बेचने के लिए वो माल बनाया जाएगा जो ग्राहकों को पसंद हो। ऐसे में ग्राहकों को अच्छी सर्विस मिलने लगेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। बेहतर प्रबंधन, क्योंकि लाभ लेना है तो प्रबंधन, हर एक चीज़ को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो प्रबंधन है उसकी दायित्व बढ़ गए, कंपनी में मालिकों की जवाबदेही बढ़ती चली गई, कुशल प्रबंधन की सुनिश्चितता बढ़ती चली गई, ताकि अकुशल लोगों को निकाला जा सके और कुशलता को बढ़ाया जा सके। क्योंकि प्रबंधन जितना कुशल होता है, लाभ की आशा उतनी ही बढ़ती चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी निजीकरण के कुछ नुकसान भी है। नंबर 1, निजीकरण आने से एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि हर कोई चाहता है जब मार्केट में पूरा अधिकार उसका हो जाए, जबकि सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र होने से सार्वजनिक सोचती है कि देश के लोगों का भला हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को
होना, एकाधिकार होना हमेशा मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। सार्वजनिक हित, निजीकरण में निजी हित देखा जाता है, सार्वजनिक हित को नहीं देखा जाता है। जैसे निजीकरण में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि लोगों का हित है या नहीं है। जो है निजी हित, निजी जो है लाभ को यहाँ पर प्रमुखता से रखा जाता है, जो कि सही नहीं है। जवाबदेही, जनता के पास निजी कंपनियों का कोई नियंत्रण या प्रशासन नहीं होता है, तो जनता और निजी क्षेत्र के बीच में कोई जवाबदेही नहीं होती है। अनुसुनिश्चित सफलता, निजीकरण किसी व्यक्तिगत इकाई की सफलता दर के संदर्भ में अनिश्चित होता है। यहाँ कोई सफल हो भी सकता है, हो सकता है कंपनी को भारी नुकसान भी हो, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, निजीकरण समझ में आ गया। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैश्वीकरण क्या होता है, उसकी कौन कौन से उपाय किए गए, उसका क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय।